जैसे ही तन्वी ने विद्युत को देखा उसकी आंखें चमक उठती है। तो इसका मतलब विद्युत पिछली बार के जैसे उससे दूर नहीं गया था, वो यहीं पर था। तन्वी की आंखें चमक उठी थी और उसने काफी खुश होकर पूछा, तो इसका मतलब तुम यहाँ से नहीं गए थे? तो तुम इतनी देर कहाँ पर थे? मुझे लगा तुम वापस अपनी शूटिंग के लिए चले गए हो। विद्युत ने कहा, नहीं, मैं बस स्टेडियम के बाहर गया था क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल करना था और अंदर काफी शोर था, इसीलिए मुझे ठीक से आवाज नहीं आ रही थी। इसके बाद उसने थोड़ा सीरियस होकर कहा, पर यहाँ आकर मैंने तुम दोनों का छोटा सा ड्रामा देखा जिसमें कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग थी। साथ में मुझे कुछ चीजें भी पता चली जिसे सुनकर मैं हैरान ही हो गया। तन्वी विद्युत की ये बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज जरूर होती है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि विद्युत ने उनकी बातें सुनी होंगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद उसने उन दोनों की पूरी कन्वर्सेशन सुन ली है। वैसे तो विद्युत ने मास्क पहना हुआ था पर उसने अपने सनग्लासेस हटाए हुए थे। तभी सिद्धार्थ ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम विद्युत नुमानी हो? विद्युत ने उसे सिंपली हाँ में गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। जब सिद्धार्थ को ये कंफर्म हुआ तब उसने आगे पूछा, तो तुम वो फेमस एक्टर विद्युत नुमानी हो? हम लोग पहले मिल चुके हैं, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा यहाँ पर कोई काम है। क्या तुम्हारी आसपास शूटिंग चल रही है? विद्युत सिद्धार्थ के सवाल पर हंस रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। भला ये भी कोई क्वेश्चन हुआ? इसके बाद विद्युत तन्वी की तरफ देखने लगता है। विद्युत ने फाइनली कहा, तुम मुझे ढूंढ रहे थे? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करना है? सिद्धार्थ विद्युत की बात सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी उसने कहा, मैं तुम्हें क्यों ढूंढूंगा? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है और मैं तुम्हें कब ढूंढ रहा था? मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं? विद्युत ने कहा, अरे तुम इतनी जल्दी भूल गए? तुम कुछ देर पहले खुद ही तो तन्वी से कह रहे थे ना कि तुम्हें जानना है कि टीम का इन्वेस्टर या फिर बॉस कौन है, तो क्या तुम्हें मुझसे काम नहीं है? क्या तुम टीम के इन्वेस्टर को नहीं ढूंढ रहे थे? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तन्वी के बॉस के बारे में बात तो कर रहा था, पर इसका तुमसे क्या लेना देना? इतना कहते ही सिद्धार्थ को तुरंत रियलाइजेशन होता है कि विद्युत उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने कहा, तो क्या तुम ही सीक्यू टीम के इन्वेस्टर हो और तन्वी के बॉस? विद्युत ने फिर उसे बस हाँ ही कहा। पता नहीं क्यों पर यह सुनकर सिद्धार्थ को काफी खुशी होती है और वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके बाद वो तन्वी की तरफ देखता है, फिर वापस विद्युत की तरफ खुश होते हुए कहता है, सो इट्स यू बडी? सिद्धार्थ के मुंह से बडी वर्ड सुनकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। विद्युत ने कहा, हम दोनों बडीज कब से हो गए? कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है? विद्युत इतना सोच ही रहा था कि तभी सिद्धार्थ एक दो कदम आगे आता है ताकि विद्युत की साइड जाकर खड़ा हो सके। पहले ऐसा लग रहा था कि वो उसे पीठ पर थपकी देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो बस उसके साइड में जाकर खड़ा हो गया। विद्युत अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में सिद्धार्थ क्या करने की कोशिश कर रहा है, और सिद्धार्थ अलग ही लेवल पर खुश था। उसने विद्युत से कहा, यार मैं तुम्हें अपना दोस्त ही समझता हूँ, इसीलिए तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूँ। अगर तुम इस टीम के इन्वेस्टर हो तो प्लीज मुझे अपनी टीम की प्राइस बताओ। मैं इसे अभी के अभी खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम जितनी रकम मांगोगे मैं उतनी दूंगा। विद्युत ने सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं दिया। फिर सिद्धार्थ ने तन्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम उस लड़की को देख रहे हो ना? ये मेरे बचपन का प्यार है और मैं इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और इसे इम्प्रेस करना चाहता हूँ, इसीलिए इसकी फेवरेट टीम को खरीद कर देना चाहता हूँ। सो प्लीज अपने क्लब की प्राइस बताओ, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। बस प्लीज इस टीम को मुझे बेच दो ताकि मैं तन्वी को गिफ्ट कर सकूँ। मुझे पता है कि तुम एक दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकते हो। दोस्त? अब ये दोस्त वर्ड कहाँ से बीच में आ गया? हम लोग कोई दोस्त नहीं है, विद्युत ने मन में कहा। विद्युत को सिद्धार्थ की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो उसकी वाइफ पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा था और विद्युत कभी भी अपनी वाइफ की लाइफ में दूसरे इंसान को नहीं आने देगा। विद्युत ने खुद को शांत करते हुए कहा, आई एम सॉरी पर मैं अपनी टीम नहीं बेच रहा हूँ, ना ही बेचना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद विद्युत वहां से जाने लगता है। तभी सिद्धार्थ पीछे से उसे रोक लेता है। फिर उसने कहा, पर क्यों? तुम अपनी टीम को क्यों नहीं बेचना चाहते? मैं उसे अच्छे खासे दाम पर खरीद रहा हूँ। देखो अगर तुमने मुझे रीजन नहीं बताया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। विद्युत को अब काफी गुस्सा आने लगा था। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो जिससे तन्वी को बुरा लगे, क्योंकि वो उसके बचपन के दोस्त को नहीं मारना चाहता था। उन दोनों को इस तरह से देखकर तन्वी ने कहा, हे ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मैं तुम्हें किसी और के नीचे काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद की बॉस बनो ताकि तुम्हें किसी के ऑर्डर को फॉलो करने की जरूरत ना पड़े। तन्वी ने कहा, देखो सिद्धार्थ यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, स्पेशली विद्युत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, और मैं किसी बॉस से कम नहीं हूँ।
मैं किसी के नीचे काम नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल फ्री होकर काम करती हूँ, मुझे किसी की रोक टोक नहीं है। तन्वी उसे काफी समझाने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता है। तभी सिद्धार्थ ने कहा, नहीं तन्वी, ये चीज सेम नहीं है। तुम इस वक्त खुद की बॉस नहीं हो, तुम सिर्फ विद्युत के साथ काम कर रही हो। तुम्हें अभी भी इसके ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं। अगर इसने तुम्हारी टीम को सपोर्ट करना बंद कर दिया तो तुम्हें वापस से अपनी टीम के लिए इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में तुम क्या करोगी, तुम्हें कुछ पता है? अगर तुम्हारी टीम तुम्हारी होगी तो कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। वो सब तुम कर पाओगी जो तुम नहीं कर पाती। जब टीम पूरी तरह से तुम्हारी हो जाएगी तो तुम उसकी खुद की बॉस होगी। ये सब तुम्हारे अकॉर्डिंग होगा। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, तो सोचो जब रियलिटी में होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तन्वी सिद्धार्थ को समझा समझा कर थक चुकी थी, पर अब एक ही बात को बार बार वो रिपीट नहीं कर सकती थी। सिद्धार्थ पर उसकी कोई बात का असर नहीं हो रहा था। तन्वी खुद भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी, पर उसे पूरी सच्चाई बता भी नहीं सकती थी। इसीलिए उसने अपने अकॉर्डिंग सिद्धार्थ को हैंडल करने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि शायद सिद्धार्थ इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। तन्वी को इस तरह से देखकर विद्युत से रहा नहीं गया और उसने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम बकवास करना बंद करो, समझे? इसका ब्रेन वॉश करने की जरूरत नहीं है। तन्वी अच्छे से जानती है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। वैसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये खुद की टीम की बॉस है। सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा, क्या? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अभी तो तुमने कहा कि ये टीम तुम्हारी है, तुम इसके बॉस, और अब तन्वी बॉस बन गई। तुमने मुझे पागल समझा है क्या? विद्युत ने थोड़ा शांति से कहा, हाँ, पर ये टीम इसकी भी उतनी ही है जितनी मेरी है। सिद्धार्थ ने फिर फ्रस्ट्रेट होकर कहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम मुझे एक ही बार में क्लियर कर दो ना। विद्युत का पेशेंस लेवल अब खत्म हो चुका था। वो तन्वी के कंधे पर हाथ रखता है और उसे खुद की तरफ खींच लेता है। इसके बाद विद्युत ने बहुत प्राउडली कहा, ये ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं। सिद्धार्थ को ये सुनकर काफी बड़ा शॉक लगा था। वो तो जहाँ पर था वहीं पर रह गया। एक बार के लिए तो उसे इस बात पर विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि इस पर विश्वास करना ही मुश्किल था। उसे नहीं पता था कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। आज सिद्धार्थ को एक के बाद एक शॉक्स मिल रहे थे। उसे ऐसी ऐसी बातें पता चल रही थी जो उसे अभी तक पता नहीं थी। यहाँ तक कि तन्वी, जिसे वो अपने बचपन का दोस्त समझता था, उसने भी उसे नहीं बताया था। इस चीज का सिद्धार्थ को काफी ज्यादा बुरा लगा था। फिर भी कंफर्म करने के लिए उसने कहा, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो तन्वी मुझे बता देती, पर उसने ऐसा नहीं किया। मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें बताओ तन्वी, क्या ये सच है? इससे पहले कि तन्वी सिद्धार्थ को कुछ भी कहती, विद्युत ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, मिस्टर सिद्धार्थ, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहिए। अगर आपने फ्यूचर में उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की या फिर उसे टीम गिफ्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मैं बता दूं कि तन्वी को टीम की जरूरत नहीं है। उसकी खुद की टीम बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता कि तन्वी को तुम्हारे इतने बड़े गिफ्ट की जरूरत है, और क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ये टीम तन्वी की है। तुमने इतना सोचा, उसके लिए थैंक यू। सिद्धार्थ उन दोनों की बात सुनकर पूरी तरह से शॉक में चला गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तन्वी विद्युत की वाइफ है। यानी इतने महीनों तक वो उसे ये बात छुपाती रही। वो लोग जब रेस्टोरेंट में मिले थे तभी उन दोनों ने उससे कुछ नहीं बताया। इतने टाइम तक वो सिर्फ धोखे में रहा। उसने बहुत ज्यादा अपसेट होकर कहा, तो इसका मतलब तन्वी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे इतने टाइम से ये बताया ही नहीं कि विद्युत तुम्हारा हस्बैंड है। हम लोग उस टाइम जब रेस्टोरेंट में मिले थे तब भी तुमने मुझे ये नहीं बताया। तब भी तुमने कहा था कि ये तुम्हारा सिर्फ दोस्त है, तुम इसका इंटरव्यू लेने आई हो। इसके बाद जब मैं तुमसे 2-4 बार मिला तब भी तुमने मुझसे सच्चाई नहीं बताई। तब भी तुमने मुझे नहीं कहा कि तुम शादीशुदा हो। तुमने मुझे इतने टाइम तक धोखे में क्यों रखा? तन्वी, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता था, मैं तुमसे प्यार करता था। ये करके तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तन्वी ने कहा, नहीं सिद्धार्थ, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा और विद्युत का डिसीजन था कि हम अभी किसी को नहीं बताएंगे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। इसीलिए मैं चुप रही। मैं सच में तुम्हें बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुमसे सारी चीजें क्लियर कर दूं ताकि तुम इस तरह से धोखे में ना रहो और कोई ज्यादा उम्मीद ना लगा लो। पर ऐसा ही हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि ये सारी बातें तुम्हारे सामने इस तरह से निकल कर आए। पर अब जब ये हो रहा है तो मैं तुमसे सच ही कहना चाहती हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो, इस बात की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मैं तुमसे दोस्ती के अलावा कोई रिलेशन नहीं रख सकती क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है।
सिद्धार्थ की आंखें ये सुनकर नम हो गई। सच में उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि उसकी बचपन की दोस्त उसे इस तरह से सरप्राइज करेगी। वैसे विद्युत को सिद्धार्थ से शुरुआत से ही जलन होती आई है। उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि सिद्धार्थ उसकी वाइफ के पास आने की कोशिश करता है। इसीलिए आज उसने फाइनली सिद्धार्थ को ये बात क्लियर कर दी कि वो आगे से ध्यान रखे। इससे पहले कि सिद्धार्थ और तन्वी में आगे कुछ भी बात होती, विद्युत तन्वी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। जब वो लोग स्टेडियम से बाहर आ रहे थे तब उन लोगों ने देखा कि सागर अपनी टीम के साथ वहां पर खड़ा था। पहले वो उन्हीं से बात करने के लिए अंदर आ रहे थे, पर उन्होंने उन्हें सामने से आते हुए देख लिया था। जब सागर और पूरी टीम ने उन दोनों को हाथों में हाथ डाले हुए देखा तो सब लोगों को काफी खुशी हुई। फाइनली उन लोगों ने अपना रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लिया था। सागर ने उन दोनों को पहले तो अच्छे से देखा, फिर जल्दी से कहा, तन्वी, हमारे पास अभी करने को कुछ नहीं है, इसीलिए हम लोग विला जाकर सबसे पहले हमारी जीत को सेलिब्रेट करेंगे और फिर रात को प्रैक्टिस। तन्वी ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और जाकर सेलिब्रेट करो। इसके बाद सागर तन्वी के हाथ की तरफ देखता है जो उसने अभी भी पॉकेट में डाल रखा था। पहले तो वो कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, पर फिर उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद सागर पूरी टीम को लेकर वापस विला चला जाता है। इस वक्त आधे से ज्यादा स्टेडियम भी खाली हो चुका था, बस कुछ ही लोग वहां पर बचे हुए थे। वो दोनों भी कार पार्किंग की साइड जाने लगते हैं। जब तन्वी चल रही थी तब वो पीछे से विद्युत की बैक साइड देख सकती थी। आज विद्युत किसी सेवियर से कम नहीं था, उसने आकर उसकी टीम को बचाया था। इसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाते हैं। 10 मिनट बीत चुके थे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। तन्वी ने बात की शुरुआत करते हुए कहा, अच्छा विद्युत, क्या तुम घर गए? क्या तुमने मॉम से मुलाकात की? वो तुम्हें बहुत याद करती है, हर वक्त तुम्हारा नाम लेती रहती है। विद्युत ने कहा, नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं गया, मैं सीधा स्टेडियम ही आया था। तन्वी ने इस बात का आगे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो अपनी खिड़की से बाहर देखती है। वो रोड थोड़ी अलग लग रही थी। ये वो जगह नहीं थी जहाँ से वो लोग अक्सर घर जाया करते थे। तभी उसने पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? विद्युत ने कहा, मैंने मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन से तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली है, तो हम उसी के पास जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब उसने अंदर आकर कहा था कि वो स्टेडियम से बाहर कुछ जरूरी कॉल करने गया है, तो वो उसी के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रहा था ताकि तन्वी का हाथ सही हो सके। विद्युत का ये स्वीट गेस्चर देखकर तन्वी को काफी अच्छा लगा। 8 साल पहले जब तन्वी का एक्सीडेंट हुआ था, उसी वक्त उसके हाथ में चोट लगी थी, तो शायद ये सब कुछ उस चोट की वजह से हो रहा है। उसकी पुरानी चोट वापस आ गई है जो अब उसे प्रॉब्लम्स दे रही है। विद्युत ने काफी देर रुकने के बाद पूछा, तो मुझे बताओगी कि आखिर तुम्हारे हाथ को हुआ क्या है? आखिर में मेरे हाथ को हुआ क्या है? तन्वी भी यही सोच रही थी। जब विद्युत ने उससे ये क्वेश्चन पूछा तो तन्वी की काफी बुरी यादें उसकी आंखों के सामने आ जाती है। तन्वी अपने हाथ को वापस पॉकेट में डाल लेती है और थोड़ा दुखी होकर कहती है, करीब 8 साल पहले का वक्त था जब मैं स्कूल से घर आ रही थी। उस टाइम कुछ गली के लड़कों ने मुझसे छेड़छाड़ की थी। जब मैंने चिल्लाना चाहा तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया। उन्होंने मुझसे कुछ सामान चुराने की भी कोशिश की थी जो बहुत ज्यादा कीमती था। मुझे नहीं पता था कि उन्हें कैसे पता चला कि उन्होंने मेरा हाथ मोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरे हाथ की हड्डी में क्रैक आ गया। इतना कहने के बाद तन्वी चुप हो गई। विद्युत को ये सुनकर थोड़ा शौक तो लगा, पर वो जानता था कि ये आधी सच्चाई है। तन्वी अभी भी उसे पूरी बात नहीं बता रही है। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ होगा, शायद इससे भी बड़ी कोई बात है। शायद वो उसे कोई कहानी सुना रही है, क्योंकि ये बात सच नहीं लग रही थी। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो तन्वी उस टाइम उससे जरूर शेयर करती। ये चीज विद्युत को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थी। वैसे भी वो जानता था कि तन्वी कई चीजों से डरती है, जैसे उसे लाइमलाइट में आना पसंद नहीं है। उसे ये पसंद नहीं कि लोग उसे सिंपैथी दें और उसे झूठ बोले। जो भी बात थी वो तन्वी से खुद सुनना चाहता था। इसीलिए उसने तन्वी को पूरी स्टोरी बताने के लिए फोर्स नहीं किया। तभी उसने आगे कहा, अच्छा तो फिर उस टाइम डॉक्टर ने क्या कहा? तन्वी ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि मेरे हाथ की हालत खराब रहेगी क्योंकि उसकी हड्डी टूटी हुई है, इसीलिए वो सही तो हो जाएगी पर नर्वस सिस्टम के चलते आगे चलकर मुझे प्रॉब्लम दे सकता है। तो इसीलिए मैं अपने राइट हैंड से कुछ भी बहुत देर तक होल्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई भी भारी सामान नहीं उठा सकती और कीबोर्ड भी काफी देर तक हैंडल नहीं कर सकती। मैं कुछ भी इस वाले हाथ से बहुत देर तक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करूंगी तो मेरे हाथ में प्रॉब्लम होने लग जाती है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाती। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके सामने रुकने के बाद तन्वी ने विद्युत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस डॉक्टर को दिखाने का कोई फायदा होगा, क्योंकि उस टाइम पर मैंने अपनी सिटी के सारे डॉक्टर्स को दिखा दिया था। हम लोग यहाँ तक कि बड़े सर्जन के पास भी गए थे, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा।
तन्वी को अपने हाथ की वजह से लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। जब वो पढ़ाई भी किया करती थी तब भी उसे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उस टाइम उससे पेन भी ठीक से पकड़ा नहीं जाता था और क्योंकि वो राइट हैंड था इसीलिए उसे ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि सारा काम राइट हैंड से ही होता था। तन्वी ने उस टाइम एक स्पेशलिस्ट के बारे में ज़रूर सुना था, पर इससे पहले ही वो उसे दिखाने जाती उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि वो पूरी तरह से उसे तोड़ कर चला गया, जिस वजह से तन्वी ने कभी भी अपने हाथ की तरफ ध्यान नहीं दिया। 8 साल पहले जब उसके भाई निशांत के ऊपर घर का एक हिस्सा गिर गया था और उसके पैर में बुरी तरह से चोट लग गई थी, तभी तन्वी को उम्मीद नहीं थी कि वो वापस कभी चल पाएगा। आज वो अपने पैरों पर मुश्किल से खड़ा हो पाता है, तो ये तो उसका हाथ है। क्या ये सच में पूरी तरह से रिकवर हो पाएगा? तन्वी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी वो देखती है कि विद्युत ने बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ा हुआ है। फिर उसने एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, देखो, हम सिर्फ उन्हें तुम्हारा हाथ एक बार के लिए देखने देंगे, जो भी होगा वो उन पर डिपेंड करता है। वैसे तो तन्वी को अपने हाथ से कोई उम्मीद नहीं थी, पर जब विद्युत ने उसे ये कहा तो उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग गई। उसे लगा कि शायद कुछ हो सकता है, शायद 8 साल बाद उसके हाथ का इलाज हो सकता है। विद्युत ने वापस से कहा, देखो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम जिस डॉक्टर के पास आए हैं वो बहुत जाने माने हैं। उन्होंने अभी तक अपने क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट को भी ठीक किया है। उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती। उन्होंने अपने आधे से ज़्यादा केसेस को बहुत आसानी से सॉल्व किया है। तो मुझे लगता है कि उनके पास तुम्हारे हाथ का भी इलाज होगा। वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल देंगे, बस तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तन्वी ने कहा, थैंक यू विद्युत, अच्छा हुआ कि तुम मेरे साथ हो, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। विद्युत को काफ़ी बुरा लग रहा था कि तन्वी तकलीफ में है। जब वो स्टेडियम में उसके हाथ की तरफ देख रहा था तब भी वो बुरी तरह से शेक कर रहा था। विद्युत को बिल्कुल भी नहीं पता था कि तन्वी इतनी बड़ी मुसीबत में है, ना ही उसने कभी ये जानने की कोशिश की। उसका हाथ तो वैसे हमेशा ठीक रहता था, पर ये प्रॉब्लम अभी चालू हुई है। विद्युत पहले तो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। उसे लगा कि शायद वो तन्वी की मदद नहीं कर पाएगा, पर जब उसके एक खास दोस्त ने सर्जन के बारे में बताया तो विद्युत की उम्मीद फिर से जाग उठी। वैसे भी वो अपने प्यार को इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं देख सकता था, पर आखिर में उसके मन में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर में तन्वी के हाथ के साथ हुआ क्या है। ऐसी क्या बात है कि तन्वी उसे नहीं बता रही। वैसे तो विद्युत के मन में काफी बुरे ख्याल आ रहे थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अगर तन्वी का हाथ ठीक नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा। वो तन्वी को इस हालत में नहीं देख सकता था। भले ही उसने उससे कितनी भी नफरत करने की कोशिश क्यों ना की हो, पर अंदर से तो वो उससे उतना ही प्यार करता है। तो भला वो अपने प्यार को तकलीफ में कैसे देख सकता था। पर विद्युत की सारी उम्मीदें सिर्फ उस डॉक्टर पर ही टिकी हुई थी जिससे मिलने के लिए वो अंदर जाने वाला था। वो मुट्ठी बंद करता है, अपनी आंखें बंद करता है, एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। वो मन ही मन बस यही दुआ कर रहा था कि सब कुछ पॉजिटिव हो। वो दोनों ही डॉक्टर के केबिन पहुंचते हैं जहां पर ऑलरेडी 2 से 3 पेशेंट्स बैठे हुए थे। डॉक्टर 40 से 50 साल के बीच के लग रहे थे और क्योंकि वो अपनी स्पेशलिटी के लिए फेमस है इसीलिए उनके पास हमेशा लाइन लगी रहती थी। पेशेंट उनका इंतजार करते रहते थे। उन्हें कभी भी फ्री बैठे नहीं देखा गया था। यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल के बाकी पेशेंट को भी नहीं देख पाते थे क्योंकि लोग हमेशा उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते थे और वो उन्हें सॉल्व करते थे। वैसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल तो था, पर यहाँ की फैसिलिटी अच्छी थी। साथ में यहाँ पर चीजें भी कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। यहाँ वो काम नहीं होते जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। तन्वी जैसे ही डॉक्टर के केबिन के अंदर गई, उसने उन्हें ध्यान से देखा। पता नहीं क्यों पर तन्वी को वो कुछ जाने पहचाने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी शक्ल किसी से मिलती है। हाँ, शायद वो उनसे पहले मिल चुकी है। जब डॉक्टर ने तन्वी को देखा तो वो भी सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा, क्या तुम तन्वी वर्मा हो? तन्वी पहले तो समझ नहीं पाती कि वो उन्हें कैसे जानते हैं, पर जब उसने बहुत ध्यान से उन्हें देखा और अपने दिमाग पर जोर डाला तब उसे क्लियर हो गया कि वो आखिर में कौन है। फिर उसने खुश होकर कहा, हाँ डॉक्टर, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मिस्टर अवस्थी है ना? डॉक्टर अवस्थी है ना? अवस्थी ने हंसते हुए कहा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि विद्युत तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। जब विद्युत ने मुझसे फोन पर बात की थी तब मुझे लगा था कि वो शायद अपने किसी फैमिली मेंबर को लेकर आ रहा है, उसकी मॉम या फिर उसकी बहन। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो। क्या सरप्राइज दिया है तुमने भी तन्वी, वो भी इतने सालों बाद। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। आओ बैठो, तन्वी ने भी हंसते हुए कहा।
मुझे भी आपसे इतने सालों बाद मिलकर काफी खुशी हो रही है। सच में आज मुझे पता लग रहा है कि दुनिया कितनी छोटी है। हम लोग कहीं पर भी मिल जाते हैं। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं आपसे मिलूंगी। डॉक्टर अवस्थी तन्वी को पहले से जानते हैं और तन्वी भी उन्हें काफी टाइम पहले से जानती है। ये तब की बात है जब वो बच्ची थी और तन्वी के ऊपर ये हमला हुआ था। तब तन्वी के फादर उसे इसी डॉक्टर के पास लाया करते थे, पर उस टाइम अवस्थी तन्वी की प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंच पाए थे। उन्हें समझ नहीं आया था कि उसके हाथ के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो क्या वो आज ये जान पाएंगे? क्या उन्हें पता चल पाएगा कि आखिर में उसके हाथ को क्या हुआ है, या फिर 8 साल पहले वाली बातें ही रिपीट होने वाली थी? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तन्वी विद्युत उनके सामने बैठ जाते हैं और डॉक्टर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहते हैं, तो इसका मतलब ये अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम वापस आ गई है ना? तन्वी ने कहा, हाँ डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं, ये कभी ठीक हुई ही नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले से ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर में मेरे हाथ के साथ क्या गलत है। अवस्थी तन्वी के हाथ को अच्छी तरीके से एग्जामिन करते हैं और काफी देर उसे ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने कहा, देखो मैं तो यही कहूंगा कि पहले हमें तुम्हारे हाथ का एक्सरे करवा लेना चाहिए, फिर हम जॉइंट में देखेंगे कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वहाँ प्रॉब्लम हुई तो ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर नहीं हुई तो इसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसीलिए पहले तुम्हारा एक्सरे किया जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि तुम्हारे हाथ की हालत पहले से भी खराब हो गई है। इतने सालों में शायद ये थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इस पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया है, तो अब पुरानी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई है। पर कोई बात नहीं, हम लोग इसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, तन्वी ने कहा। ओके डॉक्टर, अवस्थी ने वापस कहा, एक्सरे रूम यहाँ से 2 रूम छोड़कर है, मैं नर्स को बुला देता हूँ, वो तुम्हें ले जाएगी। वहाँ पर घबराना मत, बस खुद को शांत रखना। इतना कहने के बाद डॉक्टर फोन पर नर्स को अंदर बुलाते हैं। एक यंग नर्स अंदर की तरफ आती है और तन्वी से कहती है, मैडम आप मेरे साथ चलिए। प्राइवेट हॉस्पिटल की सर्विसेज काफी अच्छी थी और वहाँ पर लड़कियां भी यंग एज की ही काम करती थी, क्योंकि वो ज्यादा फुर्तीली होती हैं। जब वो नर्स अंदर आई तब उसने सबसे पहले विद्युत को देखा। वैसे तो वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और वो खुद को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी जाकर विद्युत को गले लगा ले, पर फिर भी उसने खुद को संभाल ही रखा, क्योंकि वो हॉस्पिटल का डेकोरम खराब नहीं कर सकती थी। तन्वी उस नर्स के साथ जाने से पहले विद्युत की तरफ देखती है। विद्युत ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए बहुत प्यार से कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा, और हाँ बिल्कुल भी मत डरना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस विद्युत के मुंह से ये शब्द सुनकर तन्वी को अपने आप हिम्मत आ गई। अब चाहे उसका हाथ ठीक हो या ना हो, पर विद्युत उसके साथ रहेगा, इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए था। तभी विद्युत को स्माइल देकर वो उसके साथ एक्सरे रूम में चली जाती है। जैसे ही वो दोनों थोड़ा दूर पहुंचते हैं, विद्युत ने डॉक्टर से पूछा, सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। डॉक्टर ने कहा, हाँ पूछो, क्या बात है? विद्युत ने कहा, सर मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर में तन्वी के साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि उसके हाथ की ये हालत हो गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर में पूरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि तन्वी ने मुझे कुछ भी डिटेल में नहीं बताया है। अवस्थी ने कहा, अगर हम उस टाइम की सिचुएशन देखें तो तन्वी उस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। मुझे उस बच्ची को देखकर तरस आता था कि कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कोई उसे इतनी तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है। पर मानना पड़ेगा, तन्वी ने बहुत कुछ सहन करके भी खुद को संभाले रखा, कभी खुद को टूटने नहीं दिया, वरना उसकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो उस दर्द के मारे मर ही जाती। फिर उन्होंने कुछ पुरानी बातें याद करते हुए कहा, बात दरअसल ये है कि तन्वी को स्कूल जाते वक्त किसी ने लूटने की कोशिश की थी। तन्वी ने यह भी बताया कि वो लड़के उसे छेड़ रहे थे। जब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसका मुंह बंद कर दिया, पर तन्वी ने उन्हें बहुत तेज धक्का मारा। उस टाइम एक लड़के को उस पर काफी गुस्सा आया और उसने तन्वी को बुरी तरीके से पीटा। जब तन्वी के फादर उसे हमारे क्लिनिक में लेकर आए तब तक तन्वी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो बेहोशी की हालत में थी। कम से कम 2 दिन तक उसे ठीक से होश भी नहीं आया था। जब मैंने तन्वी के हाथ को देखा तो उस पर जूते के निशान बुरी तरीके से छपे हुए थे। उसे देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि तन्वी के हाथ के ऊपर किसी ने बहुत तेजी से अपना पैर रखा है या फिर उसे जूते से मारा है। उसी की वजह से उसके हाथ की हड्डियां टूट गई। तन्वी उस टाइम इतनी मजबूत नहीं थी कि उसकी हड्डियां उसे संभाल पाए, इसीलिए उसकी कंडीशन खराब हो गई थी। मुझे पता है तन्वी के ऊपर ही हमला क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम तन्वी की फैमिली अपने शहर की सबसे रिच फैमिलीज में आती थी। वो लोग काफी अमीर थे और ये बात उनके दुश्मनों को बहुत खटकती थी। इसीलिए मिस
मिस्टर वर्मा के दुश्मन हमेशा उनके बच्चों से बदला लेने की कोशिश करते थे। क्योंकि तन्वी बहुत बड़ी फैमिली में पैदा हुई थी, इसीलिए वो काफी डेलिकेट थी। पर हाँ, तन्वी काफी खूबसूरत भी दिखती थी। उसका कैरेक्टर इतना अच्छा था कि सब लोग उससे बहुत अच्छे से बात करते थे। कोई भी उसे नापसंद करने का रीजन ढूंढता ही नहीं था। वैसे तो उस वक्त तन्वी की हालत देखकर ही पता चल रहा था कि उसे किसी ने मारने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगा था कि एक मासूम बच्ची के साथ इतनी हैवानियत कोई कर सकता है। ये तो तन्वी की किस्मत अच्छी थी कि उन लोगों ने उसके साथ गैंग रेप करने की कोशिश नहीं की, वरना ये होने के पूरे पूरे चांसेस थे। इसके बाद तन्वी बहुत ज्यादा डर गई। विद्युत तो ये सारी बातें सुनकर हैरान ही हो गया था। उसे नहीं पता था कि तन्वी ने अपने बचपन में इतनी तकलीफ सहन की है। उसे लड़कों ने छेड़ने की कोशिश की, उसके साथ बदतमीजी की, यहाँ तक कि उसे बुरी तरीके से मारा भी। वो तो ये सारी चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकता है। उसकी आंखों के सामने यंग तन्वी का चेहरा आ जाता है। डॉक्टर ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बताया, विद्युत, ये पहली बार नहीं है जब तन्वी मुझसे मिलने आ रही है। मैंने उसका तब भी इलाज किया है जब वो बच्ची थी। मुझे हमेशा तन्वी के लिए बहुत बुरा लगता था, क्योंकि उसके हाथ की हड्डियां इतनी बुरी तरीके से टूटी थी कि उन्हें वापस से जुड़ने में बहुत टाइम लगने वाला था। मैंने काफी कोशिश की कि मैं सब कुछ सही कर सकूं, पर मैं कामयाब नहीं हो पाया। मुझे अभी तक याद है जब तन्वी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था और वो अगले दिन जब उठी थी तब वो अपने हाथ को देख रही थी जो काफी खराब हालत में था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मुझे बस एक ही बात कही कि डॉक्टर प्लीज मुझे सही कर दो, प्लीज मेरे हाथ को सही कर दो, क्योंकि मुझे आगे गेम खेलना है। मैं जानता हूँ कि तन्वी उस टाइम बच्ची थी, इसीलिए उस वक्त वीडियो गेम खेलने के बारे में सोच रही थी, पर मैं तन्वी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसीलिए मैंने भी झूठा प्रॉमिस कर दिया कि वो वीडियो गेम खेल सकती है, बस उसे कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। क्योंकि वो बच्ची थी इसीलिए उसने मेरी बात नहीं सुनी। वैसे मैं हैरान था कि वो इतनी बड़ी चीज भुलाकर वीडियो गेम खेलने के बारे में सोच रही है। आखिर में किसी लड़की के लिए उस टाइम वीडियो गेम इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता था, पर तन्वी के लिए था। जब विद्युत ने इतनी बातें सुनी तो उसके दिल में कहीं ना कहीं दर्द होने लगा। विद्युत के सामने वो सारी चीजें आने लगती है जो उसने तन्वी के साथ शादी के बाद की थी। आखिर में वो उसके साथ इतनी बुरी तरीके से कैसे बिहेव कर सकता था, जबकि तन्वी ने पहले ही अपने बचपन में काफी कुछ सहन कर रखा था। सिर्फ बचपन में ही नहीं, बड़े होने के बाद भी उसने काफी कुछ सहन किया था। और विद्युत शादी के बाद भी उसे वो खुशी नहीं दे पाया जो वो डिजर्व करती थी। बल्कि विद्युत तो ये भी जानता था कि वो उसकी तनु है। यही सब सोचकर विद्युत को खुद से नफरत सी होने लगी थी। डॉक्टर की इतनी बातें सुनने के बाद विद्युत ने एक चीज ये तो डिसाइड कर ली थी कि वो कभी भी तन्वी को अब आगे दुख नहीं पहुंचने देगा। ना तो वो खुद ऐसा कुछ करेगा जिससे तन्वी को तकलीफ हो, और ना ही किसी दूसरे को उसे तकलीफ पहुंचाने देगा, क्योंकि वो शुरुआत से उससे प्यार करता आया है। तो इसीलिए उसने ये कसम खा ली थी कि वो आगे से जितना हो सके उसका तन्वी का ध्यान रखेगा, कभी भी उसे दुख नहीं पहुंचने देगा, ना ही उसकी आंखों में आंसू आने देगा। अगर कोई भी उसे परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। विद्युत इसके बाद फिर से डॉक्टर अवस्थी की स्टोरी सुनने लगता है। उन्होंने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, उस टाइम पर तन्वी का हाथ उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा था, जो कि ऑब्वियस था क्योंकि उसके हाथ की हड्डी टूट गई थी और कई जगह चोट लगी थी, इसीलिए उसे दर्द हो रहा था। जब मैंने उसका इलाज करना चाहा तो उसे इंजेक्शन देने का सोचा। मैंने सोचा कि मैं उसे एक एनेस्थेसिया दे दूंगा जिससे वो बेहोश हो जाएगी और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे वो देने से पहले तन्वी को मैंने बताया कि एनेस्थेसिया लगाने के बाद उसकी बॉडी पर कुछ इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि वो बेहोश हो जाएगी और उसे मूवमेंट में काफी प्रॉब्लम आएगी। जब तन्वी ने ये बात सुनी तो उसे लगा कि वो हमेशा के लिए रहेगा, तो उसने वो इंजेक्शन लेने से साफ मना कर दिया। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन होता तो वो ये दर्द सहन नहीं कर पाता और चुपचाप एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लेने से भी मान जाता, क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता है। पर तन्वी ने ऐसा नहीं किया। वो चुपचाप वो दर्द सहन करती गई। मैं अभी भी उसकी वो चीख सुन सकता हूँ। अभी भी मेरे सामने उसका चेहरा आता है कि कैसे उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया था, और अपने हाथ का भी, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में समझाऊं तो उंगलियों के अंदर जितनी नसें होती हैं उसमें से कई नस हार्ट से कनेक्टेड होती है। तो जब हम उन हड्डियों को ठीक कर रहे होते हैं तब तन्वी को उससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जो कि नॉर्मल था। तो जब हम उन हड्डियों को
ठीक कर रहे थे तब तन्वी को उनसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जो कि नॉर्मल था। हम लोग तो शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस वक्त तन्वी पर क्या बीत रही होगी। विद्युत का दिल कांप उठा। उसे सच में नहीं लगा था कि तन्वी इतनी ज़्यादा ब्रेव है। फिर उसने कहा, अच्छा तो इसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, इसके बाद हम लोगों ने उसके जॉइंट ठीक किए। इसमें थोड़ा टाइम तो लगा, पर हमें लगा कि काम बन गया है, उसका हाथ कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा। पर हम लोग ये नहीं जानते थे कि उसकी रिकवरी इतनी स्लो होगी। उस टाइम तन्वी के फादर उसे कई बड़े डॉक्टर्स के पास लेकर गए। उन्होंने यहाँ तक कि फॉरेन में भी उसका इलाज कराने के बारे में सोचा, पर फिर कहीं पर भी बात नहीं बनी। सब जगह उन्हें एक ही जवाब मिलता था कि ये हाथ अपने आप ठीक होगा, इसमें वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से वो लोग मेरे पास भी आए थे। मैंने उनसे कहा कि इसका हाथ ठीक है और ये थोड़े टाइम बाद ही सही नॉर्मल हो पाएगी। पर तन्वी हमेशा यही कहती रही कि उसका हाथ वीक पड़ चुका है, वो काम नहीं कर रहा, वो कुछ भी होल्ड नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि उसका राइट हैंड है ही नहीं। अब उसने ये कहा तो मुझे थोड़ा डर लगा। मुझे लगा शायद कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो गई जिसके बारे में हमें पता ही ना लग पा रहा हो। उस टाइम तो मैं खुद पे भी डाउट करने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल रहा है। जब भी मैं उसके हाथ को पकड़ता तो वो काफी तेज चिल्ला उठती। मैंने तन्वी से यही कहा कि उसे अपने हाथ को थोड़ा और टाइम देना चाहिए। हड्डियों को जुड़ने में कम से कम 100 दिन लगते हैं, वापस से रिकवर होने में भी इतना ही टाइम लगता है, तो उसे कुछ टाइम देखना चाहिए। अगर तब भी सब सही नहीं होता तो फिर हम उसकी सर्जरी करेंगे। इतना कहने के बाद मैंने उन दोनों को वहां से भेज दिया था। पर इससे पहले कि हम उसके हाथ की सर्जरी करते या फिर कोई भी इलाज ढूंढते, उसके घर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई जिसने तन्वी को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। विद्युत ये सुनकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। फिर उसने आगे कहा, व्हाट? कौन सी ट्रेजेडी? क्या हुआ था तन्वी के घर पर? डॉक्टर ने भी कहा, क्या तुम्हें वर्मा फैमिली के केस के बारे में कुछ नहीं पता है? तुम्हें नहीं पता 8 साल पहले जब मिस्टर वर्मा एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के बिल्डर थे, तब वो बिल्डिंग नीचे गिर गई थी, जिससे वहाँ काम करने वाले 17 वर्कर्स की मौत हो गई। विद्युत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर में डॉक्टर अवस्थी क्या बात कर रहे हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर डॉक्टर ने कहा, मुझे अब समझ में आया कि उस टाइम तो तुम बहुत ज्यादा छोटे थे, शायद तुम्हें इस केस के बारे में पता ही नहीं होगा, शायद तुम नहीं जानते कि क्या हुआ था, तभी तुम्हें कुछ याद नहीं। कोई बात नहीं, उस टाइम ये खबर आग की तरह फैल गई थी, पर काफी लोगों को नहीं पता है। विद्युत पूरी तरह से सरप्राइज था, साथ में शॉक्ड भी। उसे याद है कि 8 साल पहले ये खबर आई थी, पर वो ये नहीं जानता था कि तन्वी की फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। उसे सच में नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हुआ है, पर जब उसने ये सुना कि इस केस में तन्वी की फैमिली का हाथ था, तो वो हैरान हो गया। इससे पहले कि वो तन्वी के पेरेंट्स को जज करता, डॉक्टर ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन समझ लिए थे। तभी उन्होंने कहा, देखो कुछ गलत मत समझो, तन्वी के पेरेंट्स काफी अच्छे इंसान थे, उन लोगों का दिल काफी साफ था, पर हम लोग किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। किसे पता था कि उसके पेरेंट्स ऐसा भी कोई काम कर सकते हैं। उस टाइम हम में से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था, तो मैं मान ही नहीं सकता कि मिस्टर वर्मा ने ये किया होगा। मैं तो उन्हें हमेशा से एक अच्छा इंसान ही समझता था, और जब उनके साथ ये केस हुआ तब भी मैं उन्हें बेकसूर ही समझ रहा था। पर ऐसा बाकी लोगों के साथ नहीं था। उस टाइम काफी लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे, उन्हें मर्डरर प्रूफ करने में लगे हुए थे। मैं तो ये नहीं जानता कि आखिर में उसके परिवार की किस किस के साथ दुश्मनी थी, पर वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ गए थे। मिस्टर वर्मा अपने दोनों बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे ताकि वहां जाकर उनके बच्चे आराम से रह सके, क्योंकि यहाँ पर उन्हें काफी कुछ फेस करना पड़ता था, इसीलिए वो उन्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे थे। और उनकी पढ़ाई पूरी होने तक तन्वी निशांत वहीं पर रहने वाले थे। पर किसी को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने इस प्लान पर पानी फेर दिया। इसके बाद एक एक करके उनके ऊपर मुसीबतें आती गई, कभी कुछ होता गया तो कभी कुछ। उनके ऊपर पुलिस केसेस भी हो चुके थे, पुलिस भी उनसे काफी पूछताछ करती थी। उनके बच्चों को भी काफी कुछ सहना पड़ता था, यहाँ तक कि उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाता था। पब्लिक भी उनसे काफी गुस्सा थी, उनके आस पड़ोस के लोग भी उनसे बात नहीं करते थे। उस टाइम वर्मा फैमिली को बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। एंड में दोनों हस्बैंड वाइफ प्रेशर सहन नहीं कर पाए और उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। वो लोग वहीं पर मर गए और उनके मरने के बाद वर्मा फैमिली पूरी तरीके से टूट गई। उनके बच्चे अनाथ हो गए और सब कुछ बिखर गया। ठीक उसी वक्त तन्वी के घर में आग लग गई थी। वो आग इतनी ज्यादा थी कि उनका घर पूरी तरह से टूट कर बिखर गया। वहां खड़े हर शख्स ने देखा कि वो बच्चे कितनी बुरी तरीके से रो रहे थे। तन्वी और उसका भाई अपने पेरेंट्स को बचाने की कोशिश में लगे थे, पर वो नाकाम हुए। यहाँ तक कि किसी एक पड़ोसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सब लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। यहाँ तक कि कोई किसी ने फायर ब्रिगेड को भी नहीं बुलाया।
वो घर जलता रहा, साथ में अंदर उनके पेरेंट्स। वैसे अभी तक ये कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी। घर जलने के बाद और उनके पेरेंट्स के डेथ के बाद वहाँ के लोगों को फिर दोनों बच्चों पर तरस आ गया और सबने डिसाइड किया कि वो उन लोगों के लिए लाइफ डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे जैसे वो पहले किया करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था इनके पेरेंट्स को सज़ा मिल चुकी है। पर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तन्वी ने यह भी कहा है कि उनके पेरेंट्स ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उनका मर्डर हुआ था। विद्युत को डॉक्टर की बात सुनने के बाद याद आया कि हाँ, तन्वी ने अपने भाई को बिल्कुल अकेले संभाला है। वो एक नए शहर में बिल्कुल अकेली थी। उसके भाई का भी पैर टूट गया था, जिसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे। विद्युत को एक एक करके सारी चीजें याद आने लगती है और वो इन सब से रिलेट करने लगता है। विद्युत ने पूछा, अच्छा तो डॉक्टर, क्या तन्वी का कोई भी रिलेटिव ही नहीं है? क्या उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं था जिन्होंने उन बच्चों को संभालने की कोशिश की हो? डॉक्टर ने कहा, उनकी फैमिली में उनके चाचा जरूर थे, पर मिस्टर वर्मा खुद इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे कि उनके चाचा भी उसके फादर पर डिपेंड थे। उनका घर भी तन्वी के पापा की वजह से ही चल रहा था। उसके चाचा की एक बेटी भी थी। जब तन्वी के साथ इतना कुछ हुआ तो उसके चाचा उसे अपने साथ घर ले गए, साथ में उसके भाई को भी। पर तन्वी की कभी भी उसकी कजन बहन से नहीं बनी। वो लोग हमेशा झगड़ा किया करते थे। उसकी कजन बहन ने कभी उसे अपना नहीं समझा। वो हमेशा उसे परेशान किया करती थी। उसके चाचा उन लोगों की लड़ाई सुलझाने की कोशिश करते थे, पर कोई बात नहीं बनती थी। एक दिन तन्वी और उसकी बहन का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तन्वी को कई बातें बुरी लग गई और वो घर छोड़कर चली गई। तन्वी ने उस वक्त अपने भाई के साथ उस घर को छोड़ दिया। उस दिन के बाद से हम में से किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर में तन्वी और उसका भाई कहाँ चले गए। वो किसी को दिखाई नहीं दिए। सबको लगा कि शायद उन लोगों ने अपनी जान दे दी। और मेरा विश्वास करो, आज तन्वी मेरी आंखों के सामने नहीं आती तो मैं भी उसे मरा हुआ ही समझता, या फिर ये समझता कि दोनों भाई बहन इस दुनिया से कहीं दूर चले गए हैं। मुझे ये भी नहीं पता होता कि वो कैसी है। विद्युत अभी भी डॉक्टर की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसे अपनी तन्वी पर बहुत प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि वो एक हाई क्लास फैमिली से निकलने के बाद सीधे मिडिल क्लास में आ गई और इसके बाद उसके पास कुछ नहीं बचा। उसने बहुत कुछ सहन किया, पर हमेशा सबका डटकर सामना किया, कभी भी हार नहीं मानी। विद्युत को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर में तन्वी ने एक छोटी सी लड़ाई के चक्कर में अपने चाचा का घर क्यों छोड़ दिया। ज़रूर उसने ये एक लड़ाई के चक्कर में नहीं किया है, इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। अब दोनों के बीच में शांति हो चुकी थी। विद्युत फिर भी बात समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर में क्या हुआ है। थोड़ी देर में नर्स तन्वी को लेकर वापस उसके केबिन में आ जाती है। तन्वी विद्युत के साइड में बैठ जाती है। तन्वी का चेहरा पीला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे काफी दर्द हुआ होगा, पर उसका हाथ शेक होना बंद हो गया था। हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तन्वी ने कितना दर्द सहन किया होगा। आखिर उसके ऊपर क्या बीती होगी और विद्युत का क्या? उसने क्या किया? जब तन्वी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसे छोड़कर चला गया, और जब 8 साल बाद वो उसे वापस मिली तब विद्युत ने क्या किया? उसने उससे बदला लेने की सोची। एक बार भी उसका हाल जानने की कोशिश नहीं की। बस हर वक्त अपना बदला लेता रहा, अपने बारे में सोचता रहा, यहाँ तक कि उसने तन्वी को टॉर्चर किया। इस टाइम विद्युत को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। साथ में उसे खुद के ऊपर शर्म तक आ रही थी। विद्युत को काफी गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए उसने ये नहीं सोचा कि अंदर रूम में बाकी लोग भी हैं। उसने सीधा तन्वी को गले लगा लिया। वो बस इसी बात से खुश था कि तन्वी सही सलामत है और उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ। पर तन्वी को ये सारी चीजें थोड़ी हैरान कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विद्युत उसे इस तरह से सबके सामने गले लगा लेगा। विद्युत ने उसे हक किया। आखिर में आज उसे हो क्या गया है, ये तन्वी ने अपने मन में सोचा। पर जब विद्युत ने तन्वी को गले लगाया तब तन्वी को कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया कि शायद वो स्ट्रेस में है, क्योंकि उसने उसे कस के पकड़ा हुआ था। विद्युत ऐसा बहुत कम करता है, वो उसे कभी भी कस के गले नहीं लगाता, पर आज ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज का बुरा लग रहा है। वैसे तो तन्वी के हाथ काम नहीं कर रहे थे, पर फिर भी उसने विद्युत की पीठ पर हाथ रख लिया ताकि उसे शांत करवा सके। पता नहीं क्यों पर तन्वी को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद विद्युत का हार्ट ब्रेक हुआ है। ये सब कुछ उसके हाथ की वजह से हो रहा था, या फिर कोई दूसरा रीजन था। कुछ देर बाद विद्युत ने तन्वी से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तुम ठीक तो हो ना?
तन्वी ने उसे एक जबरदस्ती वाली स्माइल देते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो, मेरी उंगलियां तो डे टू डे लिविंग के लिए काम करती रहती हैं, पर मैं वो सारे काम नहीं कर सकती जिससे मेरी उंगलियों पर प्रेशर पड़े। अगर ये अभी भी ठीक नहीं होता है तब भी मुझे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम करना बंद नहीं होगा। ऐसा भी नहीं है कि मेरा हाथ बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देता। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थोड़ी एज हो चुकी है। अब अगर मैं गेम खेलूंगी तो लोगों को पुरानी तरह याद नहीं रहेगी, और शायद ऐसे खेलने के बाद मैं सिर्फ मजाक बनकर रह जाऊंगी। तब तक मेरी कमाई हुई रिस्पेक्ट पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ कोच बनकर रहूंगी, अपनी टीम को गाइड करूंगी और दूर से सब कुछ हैंडल करूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये करने में इतना कुछ बुरा होगा। मैं ठीक ही रहूंगी और मेरा हाथ भी काम करता रहेगा। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे ये सुनने के बाद ज्यादा टेरिबल लग रहा था, क्योंकि पहले 25 साल किसी भी गेमर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जैसे होते हैं, वो उन्हें मिस नहीं कर सकता है। पर तन्वी ऑलरेडी अपने गेमिंग वर्ल्ड के 8 साल वेस्ट कर चुकी थी। उसने 8 साल में एक भी गेम नहीं खेला था, तो उसका जो सपना था एक रियल गेमर बनने का, वो सपना दूर होता दिख रहा था। ये चीज विद्युत को भी सता रही थी। वो नहीं चाहता था कि तन्वी को उसकी वजह से अपने सपने को भूलना पड़े। तभी उसने डॉक्टर से कहा, सर, मैं कुछ नहीं जानता, आपको तन्वी का हाथ ठीक करना ही पड़ेगा। मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया था और मुझे विश्वास है कि आप मेरी उम्मीद नहीं तोड़ेंगे। आप तन्वी का हाथ ठीक कर देंगे। डॉक्टर अवस्थी ने कहा, देखो, मैं इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकता, पर हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। एक्सरे का रिजल्ट आने में अभी कम से कम आधा घंटा लगने वाला था, तो उन लोगों ने ऑफिस में बैठ कर ही उसके आने का इंतजार किया, क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलने वाला था कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है और तन्वी का हाथ ठीक हो सकता है या नहीं। 10 मिनट बीत चुके थे। डॉक्टर अवस्थी तन्वी के पास आते हैं। उन्होंने उसके हाथ को अच्छे से एग्जामिन किया और फिर उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगे। डॉक्टर अवस्थी ने कहा, अच्छा तन्वी, एक बात बताओ, क्या तुम इतने टाइम से यहीं रह रही हो? तन्वी ने कहा, नहीं, मैं पहले मुंबई में थी। इसके बाद हम लोग रिसेंटली बेंगलोर शिफ्ट हुए। पर हाँ, मेरे शहर को छोड़ने के बाद मैं मुंबई आ गई थी। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, पर तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे चाचा ने तुम्हें हर जगह ढूंढा। तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे भाई निशांत को भी। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे। इतना सुनने के बाद तन्वी ने कुछ नहीं कहा। डॉक्टर अवस्थी ने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम उनके बारे में जानना चाहती हो या नहीं, पर मैं फिर भी तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे जाने के बाद उनकी कंडीशन थोड़ी ज्यादा ही खराब हो गई है। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो तुम्हारे डैड के ऊपर कितने डिपेंडेंट थे। उन्होंने तुम्हारे डैड के चक्कर में कभी नौकरी नहीं की। वो ये जानते थे कि तुम्हारे डैड से उन्हें पैसे मिल जाएंगे, पर जब तुम्हारे घर पर वो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद से उनकी हालत खराब होना शुरू हो गई। तुम भी उनका घर छोड़कर चली गई, वरना वो लोग तुम्हारी कमाई से भी घर चला लिया करते थे। तुम्हारे जाने के बाद पूरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। मुझे याद है, उनके पास घर के राशन तक के लिए पैसे नहीं होते थे। उन लोगों ने काफी उधारी भी ले ली थी, पर तुम्हारे चाचा की लड़की ने अपना कॉलेज ड्रॉप कर दिया था। साथ में उसने एक ऐसी जगह नौकरी भी की कि अब उनकी कंडीशन पहले से बेहतर है। तन्वी को वैसे ये सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। फाइनली उसे अपने रिश्तेदारों के बारे में सुनने को मिल रहा था। तभी उसने थोड़ा नर्वस होकर पूछा, डॉक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे चाचा अभी कैसे हैं? मतलब उनकी हेल्थ सही तो है ना? विद्युत तन्वी का सवाल सुनकर थोड़ा हैरान जरूर हो गया, क्योंकि उसने पूरी फैमिली को छोड़कर सिर्फ अपने अंकल के बारे में पूछा। उसने किसी भी दूसरे मेंबर के बारे में पूछने की कोशिश नहीं की। आखिर ऐसा क्यों? डॉक्टर ने कहा, जहाँ तक मुझे पता है उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। उन्हें ऐसा कुछ तो नहीं हुआ जो तुम्हें परेशान करे? इसके बाद डॉक्टर ने तन्वी की उंगलियों को थोड़ा तेजी से प्रेस करते हुए पूछा, मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? तन्वी ने कहा, ये बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। जब आपने इसे प्रेस किया तब मुझे थोड़ा दर्द हुआ। ऐसा लग रहा है कि ये सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। विद्युत ने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? कैसा है इसका हाथ? डॉक्टर ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक्सरे रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। एक बार वो आ गई तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। विद्युत ने कहा, ठीक है, तो हम इंतजार करते हैं। इसके बाद तन्वी और डॉक्टर अवस्थी मिलकर कुछ पुरानी बातें करते हैं। विद्युत चुपचाप बैठकर उनको सुन रहा था। काफी टाइम बाद उसे तन्वी के पास्ट के बारे में जानने को मिल रहा था। आज उसे काफी सारी चीजें पता चली। करीब 15 मिनट के बाद फाइनली एक नर्स तन्वी की एक्सरे रिपोर्ट लेकर केबिन में आती है।
उसने वो रिपोर्ट सीधे डॉक्टर अवस्थी को दे दी। अवस्थी ने वो रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखी। उसे कुछ देर तक वो एग्जामिन करते रहे, प्रॉब्लम का पता लगाते रहे। फिर रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने फाइनली उसे नीचे रखा और तन्वी की तरफ देखा। इससे पहले कि डॉक्टर अवस्थी तन्वी को बताते कि आखिर में उसके हाथ के साथ क्या हुआ है, विद्युत ने बहुत इम्पेशेंटली पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? क्या आपको पता चला कि क्या प्रॉब्लम है? क्या आप तन्वी के हाथ को ठीक कर सकते हैं? कुछ बहुत मेजर तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा, विद्युत मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपनी वाइफ की बहुत चिंता है और तुमसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। तुम जानना चाहते हो कि आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, पर मुझे थोड़ा टाइम दो। मैं एक बार फिर से इस एक्सरे को देखना चाहता हूँ, इसके बाद ही मैं आप दोनों को कुछ बता पाऊंगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर उस रिपोर्ट को लेकर एक लाइट के नीचे चले जाते हैं। फिर वो अच्छी तरीके से उसे देखने लगते हैं। उस रिपोर्ट को देखते वक्त उनके चेहरे पर सर्टेन एक्सप्रेशन दिख रहे थे, जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल था। हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और एक लाइक देना।